बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने 275 तक डिस्कशन कर ली थी। इस वीडियो में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस फ्रॉम 276 टू ऑनवर्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एमसीक्यूज 276 इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है मनी का, ठीक है, उसमें से है ये, तो इसको माइंड में लिएगा और बेशक बुक ओपन भी कर लीजिएगा, वहां से भी देख लीजिएगा। इन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर एम मनी सप्लाई 90 मिलियन है और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 30,000 है और ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो 60,000 की हो रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का फॉर्मूला है एम वी इज इक्वल टू पी टी। ये फॉर्मूला है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो प्राइस और टी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एम यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लें। व्हाट इज द प्राइस? 30,000। तो 30,000 यहाँ पर आ गया। एंड व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? तो ट्रांजैक्शन मेरे पास आ गया 60,000। तो यहाँ पर मेरे पास 6,000 आ गया और मनी सप्लाई 90 मिलियन है। तो 90 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो अब यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो ये 3030 से कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 40 इस 40 से कैंसिल हो गए। तो 3 1 जार, 3 3 जार और 3 1 जार, 3 2 जार। आंसर इज 2। तो हेयर इज अवर आंसर 2। तो 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, 277 इनडायरेक्ट टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। गलत बात। इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स से एग्जांपल नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स तो सेल टैक्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो जो सेल टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स की एग्जांपल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लाइक अ सेल टैक्स। तो यहाँ पे कहेंगे फॉल्स है। ठीक है जी, और ये लाजमी तरह के एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, अक्सर मैंने देखा कि यहाँ से ना बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, पर वो बेचारे इतने मासूम होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ये हमने पढ़े भी हुए कि नहीं है। तो कम से कम इन सारे क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार करके जाया करें एग्जाम में, फिर जाके आपको याद रह जाएंगे कि हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है जी, और अगर लॉजिकली डिस्कशन हो जाए और लॉजिकली कंसेप्ट माइंड में रह जाए तो क्या ही बात है। ठीक है जी, तो कोशिश करें लॉजिकल डिस्कशन समझ लिया करें कि हर एक ऑप्शन करेक्ट क्यों हो रही है। थोड़ी सी एफर्ट तो लगेगी, मेहनत तो लगेगी, लेकिन कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, एग्जाम में कभी फेल नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आ गया। अब ये चैप्टर नंबर 11 पर चलेगी। ठीक है जी, व्हेन इन्फ्लेशन रेट एक्सीड, अगर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो जाए 5% से, इट इज सेड टू बी ट्रॉटिंग। तो ये ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन होती है। इसी तरह का एक और एग्जाम, इस तरह का एमसीक्यू जरूर एग्जाम में आया हुआ है और आ ही सकता है। अगर इन्फ्लेशन रेट एक्सीड नहीं है, लिखा हुआ बिलो, अगर वो 5% से कम है तो उसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 279 द रियल इंटरेस्ट रेट इज द डिफरेंस ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट। हमने कहा गलत। ये रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम कहेंगे फॉल्स। अगर ये नहीं होता तो फिर आप खुद सोचें फिर क्या होता है। तो सोचें सोचें सोचें, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो रियल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, रियल इंटरेस्ट इक्वल होता है अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन माइनस कर दें। अगर हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट माइनस कर दें तो फिर रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ जाता। ये करेक्ट फॉर्मूला है। एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट कोई चीज नहीं है रियल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये फॉल्स है। ठीक है, 280 देखते हैं जी। इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है, सप्लाई इज इन इलास्टिक, तो डिमांड क्या है? इलास्टिक। सप्लाई क्या है? इन इलास्टिक। देन डिक्रीज इन सप्लाई, और अगर हम सप्लाई को डिक्रीज करें तो बताएं ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट होगी। क्योंकि 280 एमसीक्यूज तक पहुंच गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे ऑनवर्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं नॉर्मली मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता है डायरेक्ट बी ही आंसर सही है। तो डिस्कशन का मतलब ये वाई बी इज करेक्ट वन, तो उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो डिमांड इलास्टिक है और सप्लाई इन इलास्टिक है, तो हम डायग्राम बना लेंगे और डायग्राम बनाने के बाद फिर हम फैसला करेंगे। तो डिमांड इलास्टिक है
तो ये डिमांड इलास्टिक की डायग्राम बन गई। हियर इज डिमांड इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक है, तो ये सप्लाई इन इलास्टिक की हमारे पास डायग्राम बन गई, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया। तो इस वक्त ओरिजिनली प्राइस हमारे पास ये आ रही है, ठीक है, और जो क्वांटिटी आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने कहा अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को डिक्रीज करेंगे, लेकिन इसी पेडेस्टल पर सेम पैटर्न पर हम डिक्रीज करेंगे। तो ये देखें सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई डिक्रीज भी हमने क्या करना है, इन इलास्टिक ही करनी है। तो ये सप्लाई मेरी डिक्रीज हो गई। जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगी तो पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन जाएगा। हेयर इज E1 अवर न्यू इक्विलिब्रियम, हेयर इज ओल्ड इक्विलिब्रियम दैट इज E0। तो प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगी और क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी, तो न्यू प्राइसेस थोड़ी सी ओल्ड प्राइस से अबव चले गई, और क्वांटिटी जो है वो ओल्ड क्वांटिटी से ज्यादा कम हो गई। तो देखें प्राइस में इंक्रीज लिटिल इंक्रीज आया है, जबकि क्वांटिटी में डिक्रीज ग्रेटर डिक्रीज आया है। तो इसी रेशियो को सामने रखकर हमने एमसीक्यू स्पीक किया, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइसेस में इंक्रीज आया, चेक इंक्रीज आया, फिर इंक्रीज क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में इंक्रीज नहीं आया बल्कि डिक्रीज आया। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज में थोड़े से इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ये चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, अगर यही इंक्रीज और इंक्रीज लिखा है इसका मतलब स्टेटमेंट ही गलत लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ में वो कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई, से सप्लाई को डिक्रीज करना है, यानी कि डिमांड को हम मूव नहीं करेंगे। और अगर सप्लाई को डिक्रीज करेंगे तो सप्लाई कर विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी ने कम होना ही होना है, तो डिक्रीज इन क्वांटिटी आएगा। और जब सप्लाई लेटवर्ड शिफ्ट होगी तो प्राइसेस में इंक्रीज आएगा। तो इसका जो ओरिजिनल आंसर ये बनता है कि इंक्रीज इन प्राइस इक्विलिब्रियम इज लेस देन, यहाँ पे ना इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पर अब आएगा डिक्रीज, क्या आएगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, यानी कि अब जो प्राइस इक्विलिब्रियम में इंक्रीज आया है तो प्राइस इक्विलिब्रियम में इंक्रीज आया है, और क्वांटिटी में डिक्रीज आया है तो डिक्रीज क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। लेकिन जो प्राइस में इंक्रीज आया है वो क्वांटिटी डिक्रीज से इंक्रीज कम आया है। तो ओरिजिनल आंसर ये बनेगा, इंक्रीज इन प्राइस इक्विलिब्रियम इज लेस देन डिक्रीज इन क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, तो मैं दोबारा से आपको करेक्टेड भी सेंड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटा है। और अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने यही लिखा हुआ है, मान लें कि अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ से बात करें कि नहीं यहाँ पे डिक्रीज ने इंक्रीज ही लिखा हुआ है, तो अब ये है कि प्राइसेस ने इंक्रीज तो होना ही होना है, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो फिर आपने इंक्रीज इन प्राइस इक्विलिब्रियम पर फोकस करना है, ठीक है। और डिक्रीज इन सप्लाई, अगर डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें तो क्वांटिटी ने डिक्रीज होना ही होना है, तो उस लिहाज से डिक्रीज क्वांटिटी इक्विलिब्रियम ये सही हो जाएगी। तो ये चेक कर लीजिएगा कि एग्जाम में एग्जामिनर ने क्या लिखा हुआ है, तो फिलहाल ओरिजिनल ये बनता है, ठीक है। तो अब एग्जाम में अगर एमसीक्यूज में ऑप्शंस यही रही तो फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज क्वांटिटी इक्विलिब्रियम, डिक्रीज क्वांटिटी इक्विलिब्रियम मोर है, ठीक है। तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में तो डिक्रीज होना ही होना है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगी होगी, ठीक है। और डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस डिक्रीज नहीं हो सकती, प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा जरा। अब ये जो स्टेटमेंट ऑप्शन है ये एम्बिगुअस है, क्योंकि एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही। होप सो आपने इस एमसीक्यू को देख लिया होगा, ठीक है जी। 281 देख लेते हैं। अच्छा फर्दर अगर इसके बारे में अगर फर्दर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर फर्दर बात कर लेंगे। मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम बात कर लूँ, क्योंकि अगर क्वांटिटी को देखें तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी डिक्रीज में चार्ली और बीटा आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइस इंक्रीज की बात करें तो प्राइस इंक्रीज में अल्फा और बीटा ये दो ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें हमारे ग्राफ में प्राइस इंक्रीज भी हो रही है और क्वांटिटी डिक्रीज भी हो रही है, तो मुझे इंक्रीज इन प्राइस के साथ डिक्रीज इन क्वांटिटी की ऑप्शन चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर मिसगाइड हो गया हो, तो इसको मैं खुद से करेक्ट कर लूंगा। तो फिर आप करेक्टेड वन ही याद करके जाइएगा जो कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में, इफ रिजर्व रेशियो ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्रीजेज, अगर कमर्शियल बैंक के रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाए देन द एक्चुअल रिजर्व रेशियो,
फॉर एग्जांपल एक्चुअल रिजर्व रेशियो ये है जो सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है। तो सेंट्रल बैंक ने कहा कि 5% आपने अपना जितना भी कैपिटल है उसका रिजर्व रखना है, अपने पास सेव रखना है। लेकिन कमर्शियल बैंक ने क्या किया, 5% की बजाय 7% अपने पास रिजर्व रखना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस बात है जितने कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व ज्यादा रखेंगे उतना ही लोगों को लोन कम प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल कमर्शियल बैंक अपने पास ज्यादा पैसे रख रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, कोई स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आना हो, या किसी भी एक्सपेंस के लिए उन्होंने क्या किया, रिजर्व ज्यादा रखना शुरू कर दिया। तो अगर कमर्शियल बैंक ने रिजर्व ज्यादा रखना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो पब्लिक को जो डेट मिलेगा, पब्लिक को जो लोन मिलेगा वो कम अमाउंट पर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व ज्यादा रख रहे हैं। तो इसमें से तो एक ऑप्शन तो हमें ये नजर आ रही है कि रिजर्व ज्यादा होने से लोन एबिलिटी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज लोन एबिलिटी टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को जो लोन दिया जाएगा वो कम दिया जाएगा। तो फिलहाल डेल्टा ऑप्शन करेक्ट लग रही है। क्योंकि मुझे सिलेक्ट टू करने हैं तो डेल्टा से गुजारा नहीं होगा हमारा। ठीक है, एक और ऑप्शन हमें सिलेक्ट करनी है। तो अगर लोन एबिलिटी कम हो रही है तो इसके साथ इंक्रीज लोन एबिलिटी, हमने कहा नहीं डिक्रीज लोन एबिलिटी, इसका मतलब सी तो गेम से आउट हो गया। अब अल्फा और बीटा में से एक और करेक्ट होगा। अब वो कौन करेक्ट होगा, इंक्रीज मनी सप्लाई ऑफ बैंक, बैंक की मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिक्रीज मनी सप्लाई ऑफ बैंक, बैंक की मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो अब देखें इन दोनों में से कौन करेक्ट है। तो अगर रिजर्व बैंक ज्यादा रख रहा है, इसका मतलब बैंक ने आगे जो सप्लाई क्रिएट करनी है इकोनॉमी में वो लो करनी है, कम करनी है। क्योंकि ज्यादा पैसे अगर अपने पास रख दिए तो फर्दर आगे जो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में जाएगी, ऑब्वियस बात है तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, वो कम रह जाएगी। तो डिक्रीज मनी सप्लाई ऑफ बैंक, रिजर्व ज्यादा रखने की वजह से कमर्शियल बैंक जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ मनी को क्रिएट ही नहीं करना चाह रहे इकोनॉमी में, ज्यादा रिजर्व्स रखने की वजह से। तो सेकंड जो ऑप्शन हमें करेक्ट मिलेगा वो हमें बीटा मिलेगा। और अगर इसी को दूसरी तरीके से दूसरे एंगल से देखा जाए कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बैंक्स हैं और बैंक्स ने जो रिजर्व रेशियो है वो ज्यादा रखी हुई है, इसका मतलब ये है बैंक के पास इस वक्त सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मनी है, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी सप्लाई बैंक के पास है वो अच्छी खासी है। तो इसका मतलब ये है जो सेंट्रल बैंक होगा वो फर्दर इनको फर्दर पैसे नहीं देगा। इसका मतलब बैंक की जो मनी सप्लाई ऑफ बैंक है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, जब बैंक के पास ऑलरेडी अपना इतना ज्यादा रिजर्व होगा, उनको फर्दर बाहर से पैसों की जरूरत नहीं रहेगी। तो दैट्स वाई डिक्रीज मनी सप्लाई ऑफ बैंक हो जाएगा। ठीक है जी, तो डी बीटा और डेल्टा हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 282, 282 में which is not या और नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी डिफ्लेटर। इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो जीडीपी डिफ्लेटर की कैलकुलेशन में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, ऑप्शन अल्फा प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड क्या जीडीपी डिफ्लेटर का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि उसने पूछा नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड को फोकस रखना हमने। ठीक है जी, कैपिटल गुड जीडीपी डिफ्लेटर की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होता, या ये दोनों ही नहीं होते, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, जीडीपी डिफ्लेटर की हमें डेफिनेशन आनी चाहिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो इक्वल होता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है जी, तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर आ जाता है। और जीडीपी डिफ्लेटर हमें पता है इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। अब क्या करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थोड़ा सा देखें तो रियल जीडीपी में जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है CIG प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके ये हमारे पास रियल जीडीपी आ जाता है। ठीक है जी, तो इसका मतलब जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी आ रहा होता है, सारी की सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आ रही होती है, ये इन्वेस्टमेंट में ये वाली इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है, कैपिटल गुड्स वाली भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी सारी की सारी शामिल होती है, एक्सपोर्ट भी होती है। लेकिन चेक करें
इंपोर्ट एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि इंपोर्ट हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती। तो अगर इंपोर्ट हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं बन रही तो यहाँ से जो कैलकुलेशन में कौन सा एलिमेंट हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वो हम इंपोर्टेड गुड को इंक्लूड नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए इंपोर्टेड गुड को हम क्या करें स्टूडेंट, यहाँ से माइनस कर रहे हैं जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो सो दैट जीडीपी डिफ्लेटरी कैलकुलेशन में याद रखिएगा सिर्फ वही गुड्स यूज होंगी जो लोकली प्रोड्यूस्ड होंगी, ठीक है। इंपोर्टेड गुड जीडीपी डिफ्लेटर का पार्ट नहीं बनेंगे। सो द ऑप्शन अल्फा इज द करेक्ट वन। 283. The difference between Pakistan export merchandise and import merchandise is. अच्छा जी, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज और इंपोर्ट मर्चेंडाइज के डिफरेंस को क्या कहते हैं। अगर हम यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखें तो ये बन जाएगा द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान इंपोर्ट एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली ये आंसर रॉन्ग है। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करंट अकाउंट किधर गया, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब हमारी इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो, ठीक है। इंपोर्ट अगर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो यहाँ पर उसने ग्रेटर नहीं कहा, यानी कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का डिफरेंस उसने पूछा। तो बीटा तो सीधे से ही गलत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्निकली गलत है, क्योंकि उसने ये जब वर्ड लिख दिया मर्चेंडाइज का तो इसकी इंपॉर्टेंस है बिल्कुल। तो मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स, ठीक है जी। और ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, गुड्स की सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइज जो होती हैं ये टेंजिबल गुड्स होती हैं, फिजिकल गुड्स होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये राइट ऑप्शन है बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देख लीजिएगा एग्जाम में, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, यही हमारा ट्रू ऑप्शन है। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड का ऑप्शन नहीं है तो फिर मजबूरी के दर्जे में रहते हुए, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट तो हरगिज हम करेक्ट कर नहीं सकते, दोनों को करेक्ट कर नहीं सकते, तो फिलहाल हमारे पास चारा क्या बच जाता है कि हम अल्फा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बेस के तो ये जरा इस एमसीक्यूज को देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस मर्चेंडाइज की वजह से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं बल्कि बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है तो फिर मजबूरी के दर्जे में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही ना चाहते हुए सही मानना पड़ेगा, ठीक है। 284 देखते हैं जी, विच गुड इज डिटरमिन्ड बाय इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल्स होता है उसकी जो डिमांड होती है वो हमेशा प्राइवेट गुड्स की होती है, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड प्राइवेट गुड्स होती है, ठीक है। और ओवरऑल जो जनरल डिमांड होगी, जो पब्लिक गुड्स की डिमांड होती है, ठीक है, वो पब्लिक गुड होगी, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। तो हर वो गुड जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी तो वो पब्लिक गुड होगी, और जो इंडिविजुअल चीजें खरीद रहा होगा वो प्राइवेट गुड्स में आएंगी। तो इंडिविजुअल का ताल्लुक प्राइवेट गुड के साथ, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। 285 देखते हैं जी, व्हेन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडिड मेथड। जब हम वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वी इग्नोर, तो इसको मार्क कर लें इग्नोर। हम इसमें से क्या इग्नोर करते हैं? तो जब हम वैल्यू एडिड मेथड से कैलकुलेशन करते हैं किसकी, नेशनल इनकम की, तो हम कहते हैं जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिकल नहीं है उनको हम इग्नोर करते हैं। यानी कि इग्नोर किसको करते हैं? जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम इग्नोर करते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो मार्केट में नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल इनकम, मैं बीटा से स्टार्ट ले रहा हूँ, इनकम अर्न थ्रू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से हम क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं। तो देखें ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है क्योंकि हम चीजें बनाएंगे बेचेंगे। सैलरीज बीइंग पेड टू हाउस मेड, जो हाउस मेड है यानी कि घर में जो काम करने वाले हैं, तो अगर हम उनको पैसे पे कर रहे हैं तो जाहिर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो काम करें अगेंस्ट उनको पैसे मिल रहे हैं।
होम टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ढूंढनी है, तो बीटा 40 दोनों कैंसिल हो गए। रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, देखिए मेरा घर है, मैं उस घर में रह रहा हूँ और मैं अपने आप से ही रेंट ले रहा हूँ, तो ये कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी कि मैं खुद रह रहा हूँ, एक पॉकेट से कहा कि भाई तुम रेंट पे करो और दूसरी पॉकेट कहा भाई तुम्हारा रेंटल इनकम आ गई, तो ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेंट के केस में कब होगी, जब हम अपना घर किसी थर्ड पार्टी को रेंट पे देंगे, तो वो हमारे घर में रह के जो हमें पैसे देगा, फिर ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगी, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो हम वैल्यू एडिड मेथड में किसको इग्नोर करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम, अपने आप को ही अपना ही घर रेंट पे देना, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लास में बताया था, डू इट योर सेल्फ एक्टिविटी, अगर हम अपने घर का काम खुद ही करेंगे तो ये ना हमारा एक्सपेंस होगा ना हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो अगर हम अपने घर का काम किसी बाहर वाले से करवाएंगे तो फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी, हमारा एक्सपेंस होगा, जो हमारा काम करेगा वो हमारी इनकम अर्न कर लेगा, ठीक है। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, ठीक है। तो 285 तक, क्योंकि लास्ट 286 में अच्छा मुझे टाइम लगना है, थोड़ा ट्रिकी है, तो आज के लिए 285 काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में 286 से ऑनवर्ड डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह।